चलिए आज एक ऐसे मुद्दे को समझते हैं जो आजकल भारतीय राजनीति में छाया हुआ है, महिला आरक्षण बिल। अब ये बिल है क्या? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रस्ताव है जिसका लक्ष्य है संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करना। अब देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि कागज पर तो लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी इस बिल को सपोर्ट करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर सब राजी हैं तो फिर दिक्कत कहाँ है? ये बिल इतना विवादों में क्यों है? रुकावट क्या है? तो असल में लड़ाई क्या पर है ही नहीं, लड़ाई तो है कैसे और कब पर। मतलब बिल को हकीकत बनाने के रास्ते में दो बहुत बड़ी टेक्निकल हर्डल्स हैं। पहली है जनगणना यानी सेंसस और दूसरी है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। अब ये परिसीमन क्या चीज है? बहुत सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब है चुनावी नक्शे को, इलेक्टोरल मैप को फिर से बनाना। हर जनगणना के बाद आबादी बदलती है तो उसी हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय किया जाता है ताकि हर एमपी या एमएलए लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करें। और इसे लागू करने का एक फिक्स्ड प्रोसेस है, एक तय रास्ता है। सबसे पहले तो एक नई जनगणना करानी होगी, फिर उसके बाद एक परिसीमन कमीशन बनेगा और ये कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने में ही करीब 3 साल लगा देता है। तो मतलब इन 2 बड़े स्टेप्स के बाद ही महिला आरक्षण जमीन पर उतर सकता है। और बस यहीं से असली पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होता है। सारी बहस इसी बात पर है कि ये पूरा प्रोसेस कब खत्म होगा और सबसे जरूरी, इसके लिए कौन सी जनगणना का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। देखिए, सरकार का कहना है कि वो 2011 वाली जनगणना का डेटा यूज करके परिसीमन करके इस बिल को 2029 तक लागू कर देगी। दूसरी तरफ विपक्ष की मांग है कि नहीं, इंतजार करो, 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसका डेटा इस्तेमाल करो। अब जाहिर है पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, इसमें तो सालों लग जाएंगे। तो इस रास्ते पर चले तो ये पूरी कहानी 2034 तक खिंच जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये मामला सिर्फ टाइमलाइन का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा नॉर्थ साउथ डिवाइड भी है। एक ऐसा मुद्दा जो जनसंख्या कंट्रोल और पॉलिटिकल पावर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। देखिए, आज जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं ना, वो 1971 की जनगणना पर बेस्ड हैं। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया था। क्यों? ताकि जिन दक्षिणी राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत अच्छा काम किया था उन्हें सजा न मिले, उनकी सीटें कम न हो जाएं। ये रोक 2026 में खत्म होने वाली है। अब आता है इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद हिस्सा, लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। अभी कितनी है? 545, और प्रस्ताव है कि इन्हें बढ़ाकर करीब करीब 850 कर दिया जाए। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि जब महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हों तो जो मौजूदा पुरुष सांसद हैं उनकी संख्या कम न हो। और यही से दक्षिणी राज्यों का डर सामने आता है। सोचिए, अगर नया परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सीटें 80 से बढ़कर शायद 120 तक पहुंच जाएंगी, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्यों की सीटों में उतना बड़ा उछाल नहीं आएगा। तो डर क्या है? डर यही है कि संसद में उनका पॉलिटिकल वजन, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो दक्षिणी राज्यों के नेताओं का सवाल बहुत सीधा और इमोशनल है। वो कह रहे हैं कि क्या हमने अपनी आबादी को कंट्रोल करके कोई गुनाह कर दिया? क्या अब आप हमें इसकी सजा देंगे? उनका तर्क सीधा है कि हमने देश के लिए अच्छा काम किया और अब इसी वजह से संसद में हमारी आवाज कमजोर हो जाएगी। अच्छा, इसके जवाब में सरकार ने एक वादा किया है, एक आश्वासन दिया है। सरकार कह रही है कि वो दक्षिणी राज्यों के रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज को प्रोटेक्ट करेगी। मतलब भले ही सीटें बढ़ जाएं, लेकिन संसद में उनका जो हिस्सा 1971 के हिसाब से था वो वही रहेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई हमें सिर्फ जुबानी वादा नहीं चाहिए, हमें एक लिखित गारंटी चाहिए। पर ये नॉर्थ साउथ वाला टकराव ही इकलौता मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने कुछ और भी बहुत गंभीर चिंताएं सामने रखी हैं, और इनमें से एक सबसे बड़ी मांग है कोटे के अंदर कोटा की। मतलब कई विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सिर्फ महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करना काफी नहीं है। इन रिजर्व सीटों में से भी एक हिस्सा ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए होना चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का यही तर्क है। उनका कहना है कि 2011 के जनगणना डेटा को इस्तेमाल करना एक तरह से ओबीसी समुदाय को साइडलाइन करना है। उनकी मांग है कि पहले एक नई जातिगत जनगणना हो और फिर उसके आधार पर ओबीसी महिलाओं को भी उनका हक, उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए।
शशि थरूर ने तो इसकी बहुत तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसे पॉलिटिकल डीमोनेटाइजेशन यानी राजनीतिक नोटबंदी कह दिया। मतलब वो इसे एक ऐसे राजनीतिक कदम की तरह देख रहे हैं जो अचानक लाया गया है और जिसे बहुत उथल-पुथल मच सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नारी शक्ति के नाम पर एक राजनीतिक धोखा है और लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। उनका आरोप है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अगर हम इन सारे तर्कों, सारे डर और सारी चिंताओं को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि आगे का रास्ता बहुत पेचीदा और उलझा हुआ है। चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। असहमति के 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, टाइमलाइन 2029 या 2034। दूसरा, डेटा 2011 की जनगणना या नई जनगणना। तीसरा, निष्पक्षता, उत्तर की बढ़ती आबादी और दक्षिण का घटता राजनीतिक वजन, इसका बैलेंस कैसे बनेगा। और चौथा, समावेश, क्या इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सार्वजनिक तौर पर तो हर कोई महिला सशक्तिकरण का चैंपियन बनना चाहता है, लेकिन जब बात इसे लागू करने की आती है तो प्रक्रिया, टाइमिंग और राजनीतिक नफा नुकसान से जुड़े गहरे मतभेद सामने आकर रास्ता रोक देते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी देश समानता की तरफ इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक कदम उठाते हुए क्षेत्रीय ताकत के समीकरण और सामाजिक न्याय से जुड़ी इन गहरी चिंताओं के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकता है? इसी सवाल का जवाब इस बिल का और शायद हमारे देश की राजनीति का भी भविष्य तय करेगा।